Okay, dear, further explanation of the demand creation or demand deposit through an example. Suppose if a bank receive a deposit of 10 million and the reserve ratio is 20%. So the bank will keep 2 million in reserve and lend 8 million to a client who will deposit his money in his bank. The second bank will keep 1.6 million in reserve and lend 6.4 million to its client. The third bank, by receiving a deposit of 6.4 million, will keep 1.28 million in reserve and will lend the remaining 5.12 million to its client. एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल ये है कि एक बैंक ने 10 मिलियन पैसे अपने अकाउंट में 10 मिलियन डिपॉजिट किए, या इस तरह हम कह के एक बंदा गया एक बैंक और उन्होंने 10 मिलियन वहां पर डिपॉजिट किए। अब वहां पर जब उन्होंने 10 मिलियन डिपॉजिट किए तो एक रिजर्व रेशो होती है। रिजर्व रेशो ये हो, जिस तरह मैंने कहा कि बैंक अपने पास कुछ पोर्शन रखता है, किस लिए रखता है? टू मीट द डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर। तो उसका अपना एक परसेंटेज है, तो यहां पर एज्यूम क्या है कि उसका परसेंटेज है 20%। तो जब 20% का 20% 10 मिलियन का लेते हैं तो वो बन जाता है 2 मिलियन, यानी मीन्स के 20% रिजर्व जो है ये जब हम 10 मिलियन का लेते हैं तो ये बन जाता है 2 मिलियन, यानी मीन्स 2 मिलियन रिजर्व में आ जाता है। अब ये 2 मिलियन रिजर्व अपने पास उन्होंने रखा, किस लिए रखा? कि अगर डिपॉजिटर को पैसों की तो वो इस 2 मिलियन से ले सकता है। बाकी जो अमाउंट थी उन्होंने उस अमाउंट को लेंड किया, और जिस बंदे को उन्होंने उसको लेंड किया तो उन्होंने किसी और बैंक में उसको डिपॉजिट किया, या उसी बैंक में या किसी और बैंक में उन्होंने डिपॉजिट किया। अब जब उन्होंने इस बैंक में डिपॉजिट किया तो जिस बैंक, तो उस बैंक ने भी उस पे 20% रिजर्व रेशो परसेंटेज लगाया। कितना लगाया लिया? 20%, जो कि हमने एज्यूम किया है उस रिमेनिंग अमाउंट पे इन द सेकंड बैंक में जो है। तो उन्होंने जब उस पर 20% लगा दिया तो उसका आ गया 1.6 मिलियन इन रिजर्व। तो उस बैंक में जो उसने रिजर्व रखे, दैट इज 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, उस जो 10 मिलियन का था, तो उन्होंने उस पर क्या किया? 20% लग गया, तो उससे 1.6 मिलियन उन्होंने रिजर्व में रखे। 1.6 मिलियन जो उन्होंने रिजर्व किया टू मीट द डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर, इसका मतलब ये होता है। रिमेनिंग अमाउंट जो हो गई दैट इज द 6.4 मिलियन उन्होंने लेंड किया, उसको लेंड किया, किसी को लोन दे दिया। जिस बंदे ने लोन ले लिया तो लोन तो ये नहीं कि वो जेब में पर आएगा इतना ज्यादा, तो उन्होंने एक अकाउंट ओपन किया किसी थर्ड बैंक में, और उन्होंने वो जो 6.4 मिलियन जो लोन था उस बारवर ने उस लोन को वहां पर थर्ड बैंक में उन्होंने डिपॉजिट किया, अपने अकाउंट ओपन किया, वहां पर डिपॉजिट किया। अब जब उन्होंने वहां पर डिपॉजिट किया तो उसके जो 6.4 मिलियन का लोन था तो वो थर्ड बैंक ने भी उस पर 20% लगा दिया। तो जब उन्होंने इस पर 20% लगा दिया तो वो रिजर्व, तो वो बन जाता है दैट इज 1.28 मिलियन। तो जो रिजर्व थर्ड बैंक ने तो उसका मिल जाए 1.2 मिलियन, और 1.28 मिलियन जो बनता है तो वो किस लिए उन्होंने रिजर्व रखा? वो इसलिए रिजर्व रखा कि अगर कस्टमर डिपॉजिटर को चाहिए तो वो इससे विड्रॉ कर सकता है थ्रू चेक। और जो रिमेनिंग अमाउंट हो गई तो उन्होंने अगेन वो एज ए लोन दे दिया ताकि इस पर इंटरेस्ट कमाए, किसी और बंदे को दे दिया। तो इस किस्म का एक प्रोसेस जारी और सारी रहता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट बनता है वो 5.12 मिलियन बनता है टू द क्लाइंट। तो यहां पे दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट क्रिएशन। तो इट मीन अगर आप देखें तो एक बैंक में हो गया
फिर जब दूसरे बैंक गया तो वहां पर भी ज़्यादा होगा, तीसरे बैंक जाएगा तो वहां पर और भी ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ द डिपॉजिट क्रिएशन, यानी जो डिपॉजिट वो क्रिएट हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, यानी मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है। Further explanation is also on the some little bit further explanation on the next slides. So move to the next slide.